हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। कोडिंग की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये बिल्कुल एक नया वीडियो है। जावा कोर्स के अंदर हम बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे टॉपिक्स को समराइज कर रखा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिवर्स को बना रखा है। इसके अंदर फिलहाल हम एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एडवांस टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने जेनेरिक्स को समझ लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझ लिया। चलो ठीक है, आज इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। जावा में इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, सारे कंसेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली कोड लिख के समझने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम एक बहुत ही गजब चीज़ होती है। प्रोग्राम एक लॉजिकल चीज़ होती है जो आपके लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके आपने जो भी कोड लिखा है, जब वो कोड कंप्यूटर पे चलता है तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। जैसे कि इमेजिन करो आप लोगों ने प्राइम नंबर निकालने के लिए कुछ कोड लिखा और आपने वो कंप्यूटर पे रन कर दिया और वो कंटिन्यूसली आपका प्रोग्राम चल रहा है और प्राइम नंबर निकाल के दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो अकेला नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर एक दुनिया है। हम जो कोड लिखते हैं हमें तो पता है कि हमने क्या कोड लिखा है, क्या क्या चल रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन प्रोग्राम के बाहर भी एक दुनिया होती है। जैसे कि हम यूजर्स हैं, हमें प्रोग्राम से इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो हम लोग तो कंप्यूटर में तो नहीं है, हम तो बाहर बैठे हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम किसी और चीज़ों से भी इंटरेक्शन कर सकता है, फाइल सिस्टम से इंटरेक्शन कर सकता है, किसी और प्रोग्राम से इंटरेक्शन कर सकता है। तो जब प्रोग्राम किसी चीज़ से इंटरेक्शन करता है तो एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे डाटा का इनपुट आउटपुट होता है। या तो प्रोग्राम डाटा को आउटपुट करेगा या फिर डाटा का इनपुट लेगा। जब प्रोग्राम को डाटा मिलता है तो वो उस डाटा को समझ के कुछ प्रोसेसिंग करता है और डाटा आउटपुट करता है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बेसिकली दो टाइप के डाटा होते हैं। एक तो होता है आपका बाइनरी डाटा, 0-1। यहाँ पे बाइनरी डाटा का मतलब 0-1 तो है, लेकिन बाइनरी डाटा जैसे कि कोई इमेज फाइल हो गई आपके पास। और दूसरा टाइप का आपका डाटा होता है कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा मतलब कि हम ह्यूमंस जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर ABCD है, सिंबल्स हैं, फलाना ढिमाका। तो ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोग्राम इन कैरेक्टर्स का भी आउटपुट इनपुट करता है। अल्टीमेटली फिजिकल हार्डवेयर पे जाके तो आपको कैरेक्टर्स को भी 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्रॉम ए कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हम कैरेक्टर्स और बाइनरी को अलग अलग मान के चलते हैं। अब अल्टीमेटली कैरेक्टर्स को भी आपको 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैरेक्टर को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए जिस मैकेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनकोडिंग डिकोडिंग स्कीम, या फिर इसको कैरेक्टर सेट भी बोलते हैं। दुनिया में जो सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है वो है आपकी UTF-8। UTF-8 एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग डिकोडिंग स्कीम है। अब वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग डिकोडिंग स्कीम का मतलब क्या हुआ? UTF-8 की जो साइज होती है, हम जब किसी कैरेक्टर को इनकोड करते हैं तो उसकी एक बाइनरी साइज बनती है। तो UTF-8 की जो साइज होती है वो या तो 1 बाइट होती है या फिर 4 बाइट्स होती है। 4 बाइट्स को यूज करके हम इतने सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने हमारे पास पूरी दुनिया में भी नहीं है। तो UTF-8 मतलब कि अगर आप UTF-8 को यूज करोगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही इजीली इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको यूजर्स को डाटा दिखाना है, प्रोग्राम लिखना है, तो आप UTF-8 ही यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब UTF-8 का जो फर्स्ट बाइट होता है, जो फर्स्ट 8 बिट्स होते हैं, वो आपके ASCII से मैप्ड है। ASCII भी आपकी एक इनकोडिंग डिकोडिंग स्कीम है, लेकिन ASCII बहुत पहले आई थी। जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तब ASCII आया था, और ASCII को यूज करके हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को ही इनकोड डिकोड कर सकते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर्स दुनिया में फैल गए वैसे वैसे नीड थी कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को भी इनकोड करना था। इसीलिए UTF-8 का इन्वेंशन हुआ। ASCII पहले आया था, UTF-8 बाद में आया था, और UTF-8 ने ASCII को अपने अंदर सबमर्ज कर लिया। ASCII UTF-8 का सबसेट है। अब जैसे मैंने आपको कहा UTF-8 4 बाइट्स का होता है, तो फर्स्ट 1 बाइट पूरा का पूरा ASCII है, उसमें ASCII कैरेक्टर्स मैप्ड है। अगर आपको इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में और डिटेल में समझना है तो इसका वीडियो आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जितनी कहानी के बारे में मैंने बात करी है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ इनपुट आउटपुट यूनिवर्स। अब इस इनपुट आउटपुट यूनिवर्स के अंदर एक प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे इनपुट आउटपुट कर सकता है।
नंबर एक प्रोग्राम कंसोल के ऊपर इनपुट आउटपुट कर सकता है, या तो वो कंसोल पे डाटा राइट कर सकता है या फिर कंसोल से डाटा रीड कर सकता है। कंसोल आपका एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर चलता है। सेकंड, एक प्रोग्राम आपके फाइल सिस्टम पे भी इनपुट आउटपुट कर सकता है, डाटा को राइट कर सकता है, डाटा को रीड कर सकता है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक इमेज फाइल है, तो आपको इमेज फाइल को रीड करना है और कहीं पे अपलोड करना है क्लाउड पे, तो इसमें भी अगर आप कोड लिखोगे तो आपने फाइल को रीड करा और ऊपर क्लाउड पे राइट कर दिया, तो ये भी एक तरीके से इनपुट आउटपुट है। ठीक है। नंबर 3, आपका प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम से जब कम्युनिकेशन करता है तो वो भी एक तरीके से इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म है। जब हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम से कम्युनिकेट करता है तो वहाँ पे हम लोग एक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कि कम्युनिकेट करने का तरीका। जैसे कि इंटरनेट पे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे हम लोग HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम अगर इंटरनेट के सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो हम लोग HTTP प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर हमारा प्रोग्राम डाटाबेस से कम्युनिकेट करता है तो हम वहाँ पे SQL एक लैंग्वेज होती है उसको यूज करते हैं। जब हम SQL लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हम बेसिकली ये बोलते हैं कि या तो हमारा डाटा डाटाबेस में सेव कर दो या फिर डाटाबेस से डाटा रीड करके हमें सारा डाटा निकाल के दे दो। तो ये फंडामेंटल चीज है। मैंने यहाँ पे जो तस्वीर बना रखी है आप इसको अपने दिमाग में एक बार चिपका लो, अच्छे से समझ लो। ये मोटा मोटा मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया है इनपुट आउटपुट का। अभी हम लोग जावा के अंदर जब हम कोड लिखेंगे तो हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। इनपुट आउटपुट करने के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वो कंसेप्ट्स ये सारी चीजों पे सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर आपको फाइल में डाटा रीड करना है, राइट करना है तो भी आपका सेम कंसेप्ट है। अगर आपको नेटवर्क से डाटा रीड करना है, राइट करना है तो भी सेम कंसेप्ट है। डाटा रीड करने का, राइट करने का कंसेप्ट सेम होता है। उसके ऊपर आता है आपका प्रोटोकॉल कि किस प्रोटोकॉल को यूज करके आप कम्युनिकेट करते हो। अभी धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस कोर्स के अंदर हम लोग सभी चीजों को समझेंगे। हम लोग एक एप्लीकेशन बना के भी देखेंगे, HTTP प्रोटोकॉल को भी यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। आज के वीडियो में हमें ये समझना है कि इनपुट आउटपुट के फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अगर हमने ये फंडामेंटल कंसेप्ट समझ लिए, अच्छे से सीख लिए, तो उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें एकदम हलवा है, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो यूनिवर्स बना रखा है इनपुट आउटपुट का, इसके अंदर कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। वो कभी हमें कोड में देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो उन सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, हमारा जब कोड चलता है तो हमारा कोड कहाँ पे चलता है? जिन लोगों को पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। हमारा जो कोड चलता है वो एक हार्डवेयर होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि इंटेल का CPU है, AMD का CPU है। ये कंपनियां आपके CPU बना के देती है, एक चिप बना के देती है, और चिप के अंदर हमारा लॉजिक चलता रहता है। तो CPU से किस मैकेनिज्म को यूज करके आपका डाटा अंदर बाहर होता है, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो तो आपके CPU में चल रहा है। अब अगर आपके प्रोग्राम को कोई फाइल को राइट करना है तो किस मैकेनिज्म को यूज करके, किस जर्नी के थ्रू आपका डाटा वहां पे ट्रांसफर होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आपका CPU के बाद आते हैं आपके पास रजिस्टर्स। CPU रजिस्टर्स ये स्मॉल मेमोरीज होती हैं जो एक तरीके से बफर का काम करती है। अब बफर क्या होता है अभी हम 5 मिनट में समझने वाले हैं। रजिस्टर्स के बाद आपका डाटा जाता है रैम के अंदर। रैम के बाद अगर आपको कोई फाइल सिस्टम पे राइट करना है तो वो डिस्क पे राइट हो जाता है। अगर आपको नेटवर्क पे डाटा भेजना है तो रैम से निकल के आपका डाटा नेटवर्क कार्ड पे जाएगा। नेटवर्क कार्ड से फिर वो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, या तो वाईफाई हो गया या फिर फिजिकल वायर्स हो गया, उसके थ्रू वो आपके कंप्यूटर से बाहर निकलता है और वो दूसरे कंप्यूटर में जाता है। और दूसरे कंप्यूटर में ये सेम प्रोसेस फॉलो होती है रिवर्स ऑर्डर में। वहाँ पे सबसे पहले डाटा नेटवर्क कार्ड पे जाएगा, फिर रैम पे जाएगा, उसके बाद उस कंप्यूटर पे जो भी प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे आपका डाटा पहुँच जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जर्नी आपको समझ में आई होगी कि डाटा की क्या जर्नी होती है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जर्नी को लेके, आप उसको समझो। जो आपकी CPU की स्पीड होती है वो क्या होती है, किस ऑर्डर में आपकी स्पीड होती है? अगेन जिन लोगों को पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। जो आपकी CPU की स्पीड होती है वो होती है 10⁹ ऑपरेशंस पर सेकंड। इस रेंज में आपकी स्पीड होती है, मतलब 1 सेकंड में 100 करोड़ ऑपरेशंस। अब 100 करोड़ ऑपरेशंस कितना बड़ा नंबर है वो आप खुद सोच लो, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। पलक झपकाते ही वहां पे 100 करोड़ बार आपका CPU लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ठीक है। और जो आपका डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है
पहले सीपीयू से निकला, रजिस्टर में गया, रैम में गया, आगे गया, वो स्पीड आपकी बहुत स्लो होती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बफर का। सीपीयू की साइकिल वेस्ट ना हो इसीलिए हम लोगों को बफर यूज करना पड़ता है। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो अभी जैसे हम कोड लिखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत जगह पे बफर शब्द सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको कहा था रजिस्टर्स भी एक तरीके से बफर का काम करते हैं। तो अब ये बफर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बाकी जो फिजिकल हार्डवेयर है वहाँ पे स्पीड बहुत कम होती है। तो जब हम प्रोग्राम में कोड लिखते हैं तो हम 1 बाय 1 करके डाटा को आउटपुट नहीं करते या इनपुट नहीं करते। हम कुछ डाटा को मेमोरी में बफर करके रखते हैं और फिर वो पूरे बफर को एक साथ हम लोग फिजिकल मीडियम पे फ्लश करते हैं। जैसे इमेजिन करो आप लोगों को कुछ फाइल राइट करनी है, आपकी फाइल का साइज है 1 MB। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप एक एक बाइट करके फाइल में राइट करते रहो, तो वो कितना स्लो होगा आपको समझ लो। सीपीयू से एक बाइट निकला, फिर वो फाइल में गया, फिर दूसरा बाइट निकला, फिर वो फाइल में गया। या फिर दूसरा मैकेनिज्म ये है कि हम लोग बफर करके रखते हैं। जैसे 1 MB का आपका डाटा है तो जो कॉमन बफर साइज होती है वो होती है 8 किलोबाइट्स या फिर 16 किलोबाइट्स। तो हम लोग एक साथ 8 किलोबाइट का डाटा राइट कर देते हैं फाइल में। सीपीयू से एक साथ 8 किलोबाइट का डाटा निकला, वो आपके फाइल में राइट हो गया। फिर दोबारा 8 किलोबाइट का डाटा निकला, फिर वो दोबारा फाइल में राइट हो गया। तो कंपैरेटिवली हमें बफर करने में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। टेक्निकली बफर क्या होता है? कंसेप्चुअली तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन टेक्निकली बफर क्या है? बफर कुछ नहीं होता, बेसिकली आपका एक एरे होता है और एरे की एक साइज होती है। जैसे कि अगर 8 किलोबाइट का एरे है तो उसकी साइज होगी ये, 16 किलोबाइट का एरे है तो उसकी साइज होगी ये। यहाँ पे आपने बाइट एरे बनाया एक पर्टिकुलर साइज का, और ये बाइट एरे में जो भी डाटा होता है वो एक साथ फिजिकल मीडियम पे फ्लश हो जाता है। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी हम कोड लिखेंगे तो हम इस टाइप के बफर्स को यूज़ करने वाले हैं। सिंपल सा एक एरे है, आपने न्यू ऑपरेटर यूज़ करके एरे बना रखा है और उसकी एक साइज़ दे रखी है। ओके सर, ठीक है सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बफर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नंबर 2, ये सेकंड कंसेप्ट है। जावा के अंदर इनपुट आउटपुट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, वहां पे हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं, कंसेप्चुअली क्या है। जावा के अंदर एक कंसेप्ट होता है डाटा स्ट्रीम्स। अब स्ट्रीम का मतलब क्या है? आप इसको इस तरीके से इमेजिन करो, जैसे आप अगर नदी को देखते हो तो वहां पे पानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका पानी फ्लो होता है। किसी भी मोमेंट पे अगर पानी यहाँ पे है तो कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे डाटा स्ट्रीम्स का कंसेप्ट है। डाटा स्ट्रीम मतलब कि डाटा का कंटिन्यूअस फ्लो। अगर आपको आउटपुट करना है तो आपका प्रोग्राम डाटा का एक आउटपुट करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है डाटा। अगर आपके प्रोग्राम को इनपुट लेना है तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है डाटा प्रोग्राम के अंदर। इसको बोलते हैं स्ट्रीम्स, डाटा स्ट्रीम्स। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर जावा में कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड को हमें यूज करना पड़ता है इनपुट आउटपुट करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 टाइप का डाटा होता है आपके पास, या तो बाइनरी डाटा होता है या फिर आपके पास कैरेक्टर डाटा होता है। तो उसी तरीके से जावा के अंदर भी 2 टाइप का आपके पास स्ट्रीम्स होती है, या तो आपके पास बाइनरी डाटा की स्ट्रीम होती है या फिर कैरेक्टर डाटा की स्ट्रीम होती है। अब टेक्निकली हम लोग कोड पे पहुंच जाते हैं। हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, अब हम थोड़ा सा कोड के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रीम के कंसेप्ट को हम किस तरीके से कोड में अप्लाई करते हैं। तो जावा में इनपुट आउटपुट करने के लिए कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है। जावा में इनपुट आउटपुट करने के लिए जावा के लोगों ने खुद से कोड लिखा हुआ है और क्लासेस बना रखी है। हमें उन क्लासेस को यूज करना होता है और उनके मेथड्स को कॉल करना है। अगर मैं ये कहता हूं कि जावा के लोगों ने कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा समझो। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी ने बनाया है। पिछले 30 सालों से उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वहाँ पे जो भी बंदे हैं उन लोगों ने स्पेशली कोड लिखा है हमारी सहूलियत के लिए, कि हम उनके कोड को यूज कर सकते हैं अपना काम बनाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे फिजिकल हार्डवेयर पे डाटा जाएगा, कैसे इनकोडिंग डिकोडिंग होगी, ये सब उन लोगों ने पहले ही कर रखा है और हमें अवेलेबल करा रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, फ्री में अवेलेबल करा रखा है। तो हमें बस उस लाइब्रेरी को यूज करना है, जावा की इनबिल्ट क्लासेस को यूज करना है और अपना काम निकालना है। इनपुट आउटपुट करने के लिए जावा के अंदर कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2 टाइप की स्ट्रीम्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 2 टाइप की अलग अलग क्लासेस होती हैं। उनको समझते हैं। सबसे पहले आती है आपके पास बाइनरी डाटा की स्ट्रीम्स। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 2 क्लासेस होती हैं, एक आपकी इनपुट स्ट्रीम, एक आपकी आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपको डाटा का इनपुट लेना है तो इनपुट स्ट्रीम को यूज करोगे, डाटा का आउटपुट देना है तो
आउटपुट स्ट्रीम को यूज करोगे। कैरेक्टर डाटा स्ट्रीम्स के लिए भी जावा के अंदर दो क्लासेस अवेलेबल हैं। एक है आपके पास रीडर और एक है राइटर। रीडर क्लास को यूज करके आप कैरेक्टर डाटा को इनपुट ले सकते हो और राइटर क्लास को यूज करके आप कैरेक्टर डाटा का आउटपुट दे सकते हो। तो ये जो क्लासेस हैं इनके अंदर कोड लिखा हुआ है, आप जो भी उसके अंदर कैरेक्टर डाटा सेंड करोगे उसको वो इनकोडिंग डिकोडिंग स्कीम यूज करके बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करेगा और फिर बाइनरी डाटा को वो आउटपुट करेगा फिजिकल मीडियम पे। तो ये रीडर, राइटर, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ये 4 टॉप लेवल की क्लासेस हैं। ये सभी की सभी क्लासेस आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और इनके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है। तो एक बार इन क्लासेस को वन बाय वन करके ओपन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है आपके पास इनपुट स्ट्रीम क्लास। ये देख लो, ये है आपके पास इनपुट स्ट्रीम की क्लास और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर कुछ मेथड्स अवेलेबल है जिनको हमें यूज करना होता है डाटा को रीड करने के लिए। इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट मेथड है वो है रीड मेथड। रीड मेथड को यूज करके हम वन बाय वन डाटा को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरी क्लास है आउटपुट स्ट्रीम। ये भी आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है राइट। राइट मेथड को यूज करके हम डाटा का आउटपुट दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास है एक रीडर क्लास। रीडर क्लास के अंदर भी आपके पास एक रीड मेथड है जिसको यूज करके हम कैरेक्टर डाटा को रीड करते हैं। उसके बाद है आपके पास राइटर क्लास। राइटर क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट मेथड है वो है राइट। राइट मेथड को यूज करके हम कैरेक्टर डाटा को राइट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, आप ध्यान से देख लो, ये जो भी क्लासेस हैं इनके अंदर जो भी मेथड्स हैं ये सारे के सारे मेथड्स आपके एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। आईओ एक्सेप्शन। अगर इनपुट आउटपुट करने में कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आपको आईओ एक्सेप्शन मिलेगी। अब दिक्कत आने का मतलब क्या हुआ, जैसे इमेजिन करो आप फाइल के अंदर डाटा को राइट कर रहे हो लेकिन आपकी वहां पे डिस्क फुल हो गई, तो ये भी एक एरर कंडीशन है। इस एरर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपकी एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जनरेट होगा जो कि आईओ एक्सेप्शन टाइप का है। जैसे इमेजिन करो आपको नेटवर्क पे डाटा राइट करना है और वहां पे आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया, नेटवर्क आपका ठप हो गया, तो ये भी आपकी एक एरर कंडीशन है। इस एरर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपका एक आईओ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आएगा और आपको उसको हैंडल करना है। एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है वो हम लोग पुराने वीडियो में समझ चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपको जीरो टू हीरो पहुंचना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशली सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है तब आप आज के वीडियो में एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करोगे। आप एक बार पुराना वीडियो जाके चेकआउट कर लो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये जो भी क्लासेस हैं ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, तो इन सब क्लासेस की चाइल्ड क्लासेस भी अवेलेबल हैं जो इनके अंदर जो भी मेथड्स डिफाइंड है उनको इम्प्लीमेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल सा मतलब है कि आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया कि क्या काम करना है, जैसे कि रीड, डाटा को रीड करना है, राइट, डाटा को राइट करना है। अब अलग अलग मैकेनिज्म के हिसाब से आपके पास अलग अलग चाइल्ड क्लासेस हैं। अगर आपको फाइल में राइट करना है तो उसके हिसाब से आपके पास फाइल में राइट करने की कोई क्लास होगी जो रीड मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, राइट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी और फाइल में राइट करेगी। अगर आपको नेटवर्क पे राइट करना है, रीड करना है तो उसके हिसाब से अलग क्लासेस होंगी, कंसोल के हिसाब से आपके पास अलग क्लासेस होंगी। तो इन सब क्लासेस की आपके पास कॉन्क्रीट चाइल्ड क्लासेस भी अवेलेबल है। हम इन क्लासेस का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, हमें अल्टीमेटली जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हमें चाइल्ड क्लासेस का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अभी हम समझेंगे कौन सी क्लास है, कैसे यूज करना है, कोड लिख के समझेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने इन चारों क्लासेस को एकदम समराइज कर रखा है और इनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। मोस्टली हमें इन्हीं को यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, जावा के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं, हम उसको देख लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम्स हमारे पास अवेलेबल है जो जावा ने पहले से डिफाइन करके रखी है। अभी तक हम लोग system.out.println को यूज करते आए हैं अगर हमें कंसोल पे कुछ आउटपुट करना है तो। अब ये जो प्रिंट लाइन है इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को लिखते हैं। अब ये कैरेक्टर डाटा है आपके पास, ये कैरेक्टर डाटा को इनकोड करके बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर आउटपुट स्ट्रीम उसको कंसोल पे आउट कर देता है। और कंसोल के अंदर भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो बाइनरी डाटा को वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है और हमें यहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे system.out.println हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे कंसोल पे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, सिस्टम आपकी एक क्लास है, ठीक है, ये आपको सिस्टम क्लास दिख रही है। सिस्टम क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है आउट नाम का। ये जो आउट वेरिएबल है इसका टाइप है आपका प्रिंट स्ट्रीम। ये जो प्रिंट स्ट्रीम की क्लास है ये आपकी आउटपुट स्ट्रीम से एक्सटेंड होती है। तो ये जो आउट आपका वेरिएबल है ये स्ट्रीम कहाँ पे जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी स्ट्रीम कंसोल पे जाती है।
इसी तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल होता है इन, सिस्टम क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इन, ये भी आपका एक पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है और ये एक इनपुट स्ट्रीम है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसोल से इनपुट आता है आपके पास प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरीके से आपके पास एक स्ट्रीम होती है एरर, system.err, ये भी आपका एक वेरिएबल है, पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल है और ये भी आपकी एक आउटपुट स्ट्रीम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल पे आती है। तो ये 3 टाइप की आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स होती है जावा के अंदर। ये तीनों की तीनों आपको सिस्टम क्लास के अंदर मिलती है। ओके सर, नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि कंसोल से कैसा डाटा इनपुट लेना है, आउटपुट कैसे करना है, वो तो हमें समझ में आ ही गया, सिंपल सा system.out.println। कंसोल से इनपुट लेना कंसेप्चुअली बहुत ही सिंपल है, इसका कोड बहुत ही सिंपल है। हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्ट्रीम तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, हमें उस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको यूज़ करना है। तो ये जो system.in है, ये आपकी एक बाइनरी स्ट्रीम है। बाइनरी स्ट्रीम को हमें यहाँ पे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो हमें यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से, इनपुट स्ट्रीम रीडर IR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो system.in हमने पास कर दिया, कॉमा लगा के हमें यहाँ पे एक कैरेक्टर सेट देना होता है कि किस कैरेक्टर सेट को यूज करके आपका इनकोडिंग डिकोडिंग होगा। हमारा जो भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर सेट कॉन्फ़िगर होता है। जनरली ये UTF-8 होता है, तो हमें यहाँ पे उस कैरेक्टर सेट को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं system.console.characterset इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को रीड कर सकते हैं, वहाँ पे लूप चला सकते हैं। लेकिन इतना सारा काम हम क्यों करें, हमें तो डायरेक्टली रीड करके दे दो आप। तो इसके लिए हम लोग एक क्लास और है, उसको यूज़ करते हैं बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे बफर्ड रीडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर को पास कर रखा है। तो जो भी आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएगा उसको वो कन्वर्ट करके हमें एक पूरी स्ट्रिंग में अवेलेबल करा देगा। बफर्ड रीडर के अंदर एक मेथड होता है रीड लाइन। रीड लाइन मेथड को यूज़ करके हम कंसोल की पूरी लाइन को रीड कर सकते हैं और हमें वहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग कोड में लिख के देखते हैं। इमेजिन करो कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र जो भी टाइप कर रहा है उसको वो वापस से प्रिंट कर रहा है। पिंग पोंग टाइप का आपको एक प्रोग्राम बनाना है। जैसे ही यूज़र ने क्विट टाइप करा, आपका प्रोग्राम क्विट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोड लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो हम सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बना लिया। उसके बाद हम लोग बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर को पास कर देते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे हमें लूप लगाना है, क्योंकि जो भी यूज़र टाइप करेगा हमें वो वापस से प्रिंट करना है। जैसे ही यूज़र ने क्विट टाइप करा, हमें प्रोग्राम को क्विट करना है। अगर उसने क्विट नहीं लिखा तो चलता रहना चाहिए आपका कोड। तो यहाँ पे कौन सा लूप सबसे बेस्ट है, यहाँ पे हमें डू वाइल लूप लगाना है। डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो चलता है। अगर यूज़र ने शुरू में ही क्विट लिख दिया तो हमारा लूप दोबारा नहीं चलेगा, एक बार चलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप लगाते हैं। डू लिखा मैंने, बॉडी स्टार्ट कर दी उसके अंदर, और हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू नल। इनिशियली हमने इसको नल सेट कर दिया और ये आपका जो वेरिएबल है ये डू वाले बॉडी से बाहर बनाया है। क्यों बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बॉडी के अंदर लिखते हैं लाइन इज इक्वल टू br.रीड लाइन। जो भी रीड लाइन करके जो भी आपको इनपुट मिला है वो आपके इस लाइन वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, रीड लाइन मेथड आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है। ये आपकी IO एक्सेप्शन है, ये चेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड के अंदर थ्रोस क्लॉज लगा के इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं टेस्टिंग के लिए। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में तो आपको यहाँ पे ट्राई कैच मैकेनिज्म को यूज़ करके एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। अभी हम करेंगे उसको। फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। लाइन आपके पास आ गई। अब क्या करना है हमें, अगर यूज़र ने क्विट टाइप नहीं करा है तो हमें वापस से उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ system.out.println, जो भी यूज़र ने लिखा है वो एज इज आप प्रिंट कर दो। अगर यूज़र ने क्विट नहीं लिखा है तो ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी और तो ही प्रिंट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर लूप की कंडीशन लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो लूप की कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो लाइन वेरिएबल आपका नल नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइन वेरिएबल ही नल है, यूज़र ने कुछ इनपुट ही नहीं करा है, तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो लाइन इज नॉट इक्वल टू नल एंड एक कंडीशन और है, यूज़र ने क्विट भी नहीं लिखना चाहिए। तो लाइन डॉट इक्वल्स शुड नॉट बी इक्वल टू
क्विट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लूप हमारा कंप्लीट हो गया। लूप से बाहर निकल के हम लोग सिंपल सा लिख देते हैं प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने में वो सबसे पहले वेट कर रहा है और हमारे इनपुट का वेट कर रहा है वो, क्योंकि हमने वहाँ पे रीड लाइन कर रखा है। तो रीड लाइन मेथड आपका वहाँ पे ब्लॉक होगा, जब तक यूजर को इनपुट नहीं देगा आपका प्रोग्राम वहाँ पे उस लाइन पे वेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख देता हूँ तो वो सेम चीज हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्विट लिखूंगा हमारा प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस एक प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे सिंपल कंसोल से इनपुट ले लिया और कंसोल को आउटपुट भी दे दिया। system.out को यूज करके हमने वहाँ पे कुछ आउटपुट भी कर दिया। इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, क्लोजिंग द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि हमारा प्रोग्राम अगर कोई कनेक्शन बनाता है, जैसे कि फाइल सिस्टम पे राइट कर रहा है, कंसोल पे राइट कर रहा है, कोई भी अगर वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाता है तो वो आपका एक रिसोर्स है। अगर हम नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो वो भी आपका एक रिसोर्स है। टेक्निकली इसको रिसोर्स बोलते हैं। और ये सारी स्ट्रीम्स को हमें क्लोज करना पड़ता है। अगर हम स्ट्रीम को क्लोज नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको मेमोरी लीक हो जाएगा, और वो गलत बात है। मतलब मेमोरी लीक होते 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 आपका प्रोग्राम एक टाइम पे अपने आप ही किल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज कैसे करते हैं हम यहाँ पे सिंपल सा एक क्लोज मेथड होता है। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट पे हमें यहाँ पे क्लोज मेथड को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्लोज लिख दिया, हमारी स्ट्रीम क्लोज हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप क्या होगा। ये प्रोग्राम आपका एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो इमेजिन करो कि जो आपने जिस लाइन पे क्लोज मेथड को कॉल कर रखा है उस लाइन से पहले अगर आपको एक्सेप्शन आ जाती है तो वो तो मेथड से थ्रो हो जाएगी और आपका प्रोग्राम वहाँ पे किल हो जाएगा। तो क्लोज तो हुई नहीं आपकी स्ट्रीम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो ट्राई कैच को हमें कैसे यूज करना है? सबसे पहले ये सारे के सारे कोड को मुझे एक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। इस तरीके से मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा, और ये जो स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हैं इसको मुझे ट्राई ब्लॉक के अंदर इंस्टेंशिएट करना है। और डिक्लेयर मैंने बाहर कर रखा है और शुरू में वो नल है। अब मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों इसको इंस्टेंशिएट किया है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिल जाए। ठीक है, और बाहर उसको क्यों डिक्लेयर करा है वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे कैच लगाना है, और क्या कैच करना है? हमें IO एक्सेप्शन कैच करनी है। तो हमने कैच कर ली। अगर मुझे कुछ एक्सेप्शन मिलती है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट लाइन कर देता हूँ कि देयर इज एरर इन माय प्रोग्राम, और एक्सेप्शन का मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जो थ्रोज लगा रखा है वहाँ पे मेन मेथड के अंदर उसकी मुझे जरूरत नहीं है, उसको हटा देता हूँ। अब सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे फाइनली ब्लॉक को यूज करना है। फाइनली ब्लॉक को यूज करके हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्लोज करेंगे। फाइनली ब्लॉक के अंदर ही हमें क्लोज करना होता है क्योंकि इसका कंसेप्ट हम लोगों ने पहले सीख लिया है। फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आई हो चाहे ना आई हो। तो हमारी स्ट्रीम भी हमेशा क्लोज होनी चाहिए। एक्सेप्शन आई तो भी हमारी स्ट्रीम क्लोज होनी चाहिए, एक्सेप्शन ना आई तो भी हमारी स्ट्रीम क्लोज होनी चाहिए। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अपनी स्ट्रीम्स को क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के टाइम पे हमें यहाँ पे एक चेक लगाना होगा कि इफ माई ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी हम उस पर क्लोज कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो क्लोज कॉल कैसे होगा? वहाँ पे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। अब ये जो आपका क्लोज मेथड है ये भी IO एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पे फाइनली के अंदर भी मुझे एक ट्राई कैच को लगाना होगा, और कैच के अंदर मैं IO एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ। अगर स्ट्रीम क्लोज करते समय ही कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो फिलहाल के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। जनरली प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इग्नोर करते हैं। मैं क्लोज करने गया और क्लोज करते टाइम ही मुझे एक्सेप्शन आ गई तो मैं क्या करूं यार? मैं कुछ नहीं कर सकता अपने कोड के अंदर। सिंपली उसको इग्नोर कर दो और मूव ऑन। तो अब यहाँ पे हमने जो ये ट्राई कैच मैकेनिज्म को यूज करा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। ये मतलब जब जावा नया नया आया था तब इस तरीके से हम लोग क्लोज करते थे, लेकिन जावा 7 के अंदर एक चीज होती है ट्राई विथ रिसोर्स, तो वो बहुत सिंप्लीफाई कर देता है इस चीज को। अभी आप यहाँ पे देखो कि हमने ऊपर वेरिएबल नल बना रखा है, फिर उसके अंदर फाइनली के अंदर भी एक अलग से ट्राई कैच लगा रखा है। थोड़ा सा ये बॉयलर प्लेट कोड है, थोड़ा सा ना ये मतलब भद्दा सा लग रहा है दिखने में। हम यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स को यूज करके इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई विथ रिसोर्स को यूज कैसे करते हैं? तो हमने यहाँ पे जो ट्राई लगा रखा है, ट्राई के आगे मैं 2 ब्रैकेट्स को यूज करके उसके अंदर अपने स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स को बना सकता हूँ, अपने रिसोर्सेज को बना सकता हूँ। बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ही मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को बना रखा है। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन यूज कर सकता हूँ। सेमी कॉलन यूज करके मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर ही, ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है,
जब हम लोग ट्राई विथ रिसोर्स को यूज करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सारी स्ट्रीम्स को क्लोज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जावा अपने आप ले लेता है। जावा बोलता है यार कि ये मेरा फीचर है, मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा रखा है, तो आप इस तरीके से कोड लिखोगे तो सारी स्ट्रीम्स को मैं खुद क्लोज कर दूंगा, आपको यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया ये। जब हम ट्राई विथ रिसोर्स को लगाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, हम लोग फाइनली ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि कितना सिंप्लीफाई हो गया है हमारा कोड। हमने ट्राई के ब्रैकेट्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स बनाया, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने अंदर यूज करा लूप के अंदर वगैरह वगैरह, और बस वहां पे हमारा प्रोग्राम खत्म। फाइनली लगाने की कोई जरूरत नहीं है और हमारा रिसोर्स भी क्लोज हो जाएगा। ट्राई विथ रिसोर्स का मतलब यही है कि वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, हमें क्लोज करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। और ये ट्राई विथ रिसोर्स आपके सारे इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम सारे रिसोर्सेज पे काम आता है। ट्राई विथ जो रिसोर्स होता है वो चलता कैसे है, कंसेप्चुअली हम इसको समझते हैं। जावा के अंदर एक इंटरफेस है ऑटो क्लोजेबल। इस इंटरफेस को आप देख लो, ये एक सिग्नेचर इंटरफेस है। जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है मतलब कि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो सकती है, हम उसको ट्राई विथ रिसोर्स में यूज कर सकते हैं उन क्लासेस को। तो ऑटो क्लोजेबल का एक और चाइल्ड इंटरफेस है क्लोजेबल। क्लोजेबल इंटरफेस के अंदर आपके पास एक मेथड होता है क्लोज। तो ये जितनी भी स्ट्रीम क्लासेस हैं, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम फलाना ढिमाका, ये सारी की सारी क्लासेस आपके क्लोजेबल को इंप्लीमेंट करती है। जब वो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट करेंगी तो बाय डिफॉल्ट ऑटो क्लोजेबल को भी इंप्लीमेंट कर लेंगी। तो इस मैकेनिज्म से जावा को ये पता चलता है कि कौन सी स्ट्रीम्स को क्लोज करना है ऑटोमेटिकली, कौन सी को नहीं करना है। अगर वो ऑटो क्लोजेबल इंप्लीमेंट करती है क्लास तो आप उसको ट्राई विथ रिसोर्स के अंदर लिख सकते हो। कंसोल पे आउटपुट इनपुट करना तो हमने समझ लिया, इसके हम आगे बढ़ते हैं और फाइल पे कैसे डाटा को इनपुट लेना है आउटपुट लेना है वो समझते हैं। फाइल में इनपुट आउटपुट करने से पहले आप लोगों को एक चीज समझाता हूं मैं, फाइल क्लास। जावा के अंदर एक क्लास होती है फाइल। अब हमारा जो भी फाइल सिस्टम होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, तो अगर हमें अपने फाइल सिस्टम से इंटरेक्शन करना है तो वहाँ पे हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट काम आता है। हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को मतलब बना सकते हैं, डायरेक्टरी को बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक बार ज़रा इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं। सिंपल सा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। फाइल f = न्यू फाइल। फाइल क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे फाइल का पाथ देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पाथ दे रखा है। अब हो सकता है कि इस पाथ के ऊपर कोई फाइल हो सकता है इस पाथ के ऊपर कोई फोल्डर हो, या हो सकता है इसके ऊपर कुछ भी ना हो, खाली हो ये। तो फाइल क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि ये पाथ के ऊपर क्या है। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मेथड आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने बना दिया। इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है डायरेक्टरी, ये पता लगाने के लिए कि ये पाथ के ऊपर डायरेक्टरी है या नहीं है। एग्जिस्ट मेथड आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो। इस डायरेक्टरी मेथड आपका ये बताता है कि डायरेक्टरी है या फाइल है। वो भी आपका बुलियन रिटर्न करता है, तो वो भी मैं यहाँ पे सिंपल सा चेक कर लेता हूँ, लिख देता हूँ। डायरेक्टरी होगी तो मेरे को यहाँ पे ट्रू मिलेगा, फाइल होगी तो मेरे को फॉल्स मिल जाएगा। अब इसके बाद आपके पास एक मेथड होता है mkdir। mkdir का सिंपल सा मतलब ये है कि ये पाथ के ऊपर जो भी आपका फोल्डर है वो बना दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो। हम यहाँ पे एग्जिस्ट को यूज करके चेक करते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट देन mkdir। mkdir आपका वापस से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो सक्सेसफुली बना देता है तो वहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। mkdir मेथड आपका सिर्फ एक डायरेक्टरी बनाता है, जैसे कि यहाँ पे पाथ है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा है, उसके अंदर तीसरा है और सबसे लास्ट में एक फोल्डर है। तो हो सकता है कि पुराने वाले फोल्डर्स आपके एग्जिस्ट ना करें, तो mkdir वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है mkdirs, मतलब कि इस पाथ के ऊपर जितनी भी डायरेक्टरीज बनानी है बना दो। तो अगर यहाँ पे mkdir यूज करके हमें फॉल्स मिलता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी डायरेक्टरी बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि हो सकता है कि वो पाथ पूरा एग्जिस्ट ही ना करे, तो हम लोग यहाँ पे mkdirs को यूज कर लेते हैं और बना देते हैं। अगर mkdirs भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल सा system.out.println कर देते हैं कि देयर इज सम एरर इन माय फाइल सिस्टम। तो ये फाइल क्लास बहुत ही सिंपल क्लास है और हम इसको कभी ना कभी यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। फाइल को रीड करना, राइट करना, फाइल बनाना, फाइल है या नहीं है, फलाना ढिमाका। वीडियो के एंड में हम इसको यूज़ करके एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, बट ये सिंपल सा कोड है आपको कंसेप्चुअल ओवरव्यू देने के लिए फाइल क्लास का। अब हम इसको कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने में ये देख लो, ये वाला आउटपुट आपको मिल रहा है।
डायरेक्टरी नहीं है तो वहाँ पे बन गई है, बनी हुई है तो MKDIRS नहीं चला है, फलाना ढिमाका। आप घर पे भी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ आपको इसकी एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। फाइल क्लास को समझने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइल में कुछ इनपुट आउटपुट करना समझते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं जिनका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल करके हमें डाटा को रीड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज फाइल है, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक पड़ी हुई है इमेज फाइल, उसका पाथ है यहाँ पे ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग फाइल पाथ इज इक्वल टू जो भी मेरा पाथ है वो बना दिया। इस पाथ के ऊपर जो भी फाइल है उसके अंदर से मुझे डाटा को रीड करना है। कैसे रीड करेंगे हम उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई लिखता हूँ, ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स है ये, और इसके अंदर मैं एक इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये आपकी एक इमेज फाइल है तो हम लोग यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, बाइनरी डाटा को हमें रीड करना है। अब इनपुट स्ट्रीम तो आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो यहाँ पे फाइल को रीड करने के लिए आपके पास एक क्लास होती है फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम का, बना लिया। अब इसके अंदर एक मेथड है रीड मेथड को यूज़ करके हम बाइट बाय बाइट अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। और रीड मेथड आपका -1 रिटर्न करता है अगर फाइल के अंदर डाटा खत्म हो जाता है तो हमें यहाँ पे सिंपल सा एक लूप लगाना है और एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है। एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू है -1 ही है स्टार्टिंग में, मतलब कि फाइल है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप लगाते हैं। डू वाइल लूप लगाना ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो चलना चाहिए, एक बाइट तो वो रीड करके हमें दे। अगर रीड करने में भी स्टार्टिंग में भी -1 आ गया, मतलब पूरी एम्प्टी फाइल है, तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। डू वाइल लूप लगाया, उसके अंदर बॉडी स्टार्ट कर दिया हमने। बॉडी में लिख दिया आई इज इक्वल टू जो भी आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने रीड मेथड कॉल कर दिया। इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि मुझे कुछ डाटा मिला है वहाँ से, तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल सा system.out.println कर देता हूँ। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आपका आई वेरिएबल -1 ना हो। वो कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे, लूप टर्मिनेशन कंडीशन। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका लूप चलता रहेगा और एक एक बाइट को रीड करके वो कंसोल पे राइट करता रहेगा। अगर आपके फाइल 1 MB की है तो 1 MB के अंदर कितने सारे बाइट्स होते हैं, तो वो एक एक बाइट को रीड करेगा और यहाँ पे राइट करता रहेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने में आप यहाँ पे देखो आपको ये वाला आउटपुट मिल रहा है, एक एक बाइट आपका यहाँ पे राइट हो रहा है कंसोल के अंदर। तो ये वो वाला मैकेनिज्म है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक एक बाइट को हमें रीड करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे बफर का भी यूज़ कर सकते हैं। बफर आपका एक एरे होता है, तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। 8 किलोबाइट का मैंने एक एरे बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं फाइल को रीड करने जाऊँ तो वो 8 किलोबाइट का डाटा रीड करके लेके आए, उसको मैं अपने प्रोग्राम में प्रोसेस करूँ, फिर से वो 8 किलोबाइट का डाटा रीड करके लेके आए, फिर से मैं उसको प्रोसेस करूँ। तो रीड मेथड जो है आपका ये ओवरलोडेड मेथड है। तो यहाँ पे बफर बनाने के बाद मैं रीड मेथड के अंदर वो बफर पास कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में आपका बाइट बिल्कुल एम्प्टी होगा, तो जैसे ही मैंने एम्प्टी एरे को इस रीड मेथड में पास करा, वो एरे को वो फिल कर देगा, जो भी फाइल से डाटा निकल के आया वो उस एरे में डाल देगा। और अगेन यहाँ पे रीड मेथड आपका -1 रिटर्न करेगा अगर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे बाइट एरे में मेरे पास डाटा आ गया, उसको मैं एज इज यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ मैं। और ये लूप भी आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी फाइल एम्प्टी नहीं है। जैसे ही आपकी फाइल एम्प्टी होगी वहाँ पे -1 रिटर्न हो जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फाइल को रीड कर लिया और उसको रीड करने के बाद हमने यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट कर रखा है। आप फाइल को रीड करने के बाद उसमें कुछ भी कर सकते हो, डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, डाटा कहीं अपलोड करना है तो कर सकते हो, कुछ कंप्यूटेशन करनी है, ABC लूप लगाना है, फलाना ढिमाका, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके यूज केस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हमने फाइल को रीड कर लिया। अब हमें फाइल को राइट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल सा है। हमने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, इसकी जगह पे हम लोग फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी फालतू का कोड है उसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम लोग अगेन यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। बनाया मैंने ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है राइट मेथड भी आपका ओवरलोडेड मेथड है। या तो इसमें मैं एक बाइट एरे पास कर सकता हूँ या फिर मैं एक एक बाइट करके भी राइट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बाइट एरे बनाते हैं और उसके अंदर कुछ मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। लूप चलाने के बाद मैं यहाँ पे राइट मेथड को कॉल करता हूँ और बाइट वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट कर दी। राइट करने के बाद सबसे एंड में हम लोगों को फ्लश करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लश मेथड को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। फ्लश मतलब कि वो एक्चुअल में फिजिकल मीडियम पे चला गया और वहाँ पे राइट हो गया वो। अब इस प्रोग्राम को रन करता है।
आप एक बार ये कोड ध्यान से समझ लो, देख लो, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसके अंदर। कंसेप्चुअली हमारे पास एक बाइट एरे है, बाइट एरे पे हमने लूप चलाया और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग एक एक बाइट को फाइल में राइट कर रहे हैं। और जब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने एक पाथ दे रखा है, फाइल का पाथ, जहाँ पे हमारी फाइल बनेगी। अगर वहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल बन जाएगी और उसके अंदर डाटा राइट हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो पुरानी वाली फाइल ओवर राइट हो जाएगी। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे साइड में देखो एक नई फाइल बन गई। फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मेरा बाइट डाटा राइट हो गया एज एज। अब मैं वापस से फाइल को डिलीट कर देता हूँ, फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फिर से हमारी फाइल बन गई यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी डाटा को रीड कैसे करना है फाइल से और राइट कैसे करना है समझ लिया। अभी राइट करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक बाइट को राइट कर रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लूप हटा देता हूँ बाइट एरे के ऊपर और डायरेक्टली राइट मेथड कॉल कर देता हूँ मैं। और राइट मेथड कॉल करते टाइम मैं उसको एक बाइट एरे दे देता हूँ। तो इस एरे के अंदर जो भी डाटा होगा वो डायरेक्टली राइट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके राइट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक बार में आप पूरे एरे को राइट कर सकते हो। ठीक है, लूप हटा दिया, डायरेक्टली राइट मेथड लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है यहाँ पे। और अगेन मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपकी यहाँ पे फाइल फिर से राइट हो गई। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बाइनरी डाटा को राइट करा है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर डाटा को भी राइट कर सकते हैं। तो हम एक बार उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर डाटा को राइट करना है और रीड करना है। सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं और उसमें कुछ राइट करते हैं। कैरेक्टर डाटा को राइट करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके ऊपर राइट मेथड को कॉल करना है। यहाँ पे हमारे को कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे जावा के अंदर एक क्लास होती है फाइल राइटर। फाइल राइटर क्लास को यूज़ करके आप कैरेक्टर डाटा को फाइल में राइट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं कि हमारी फाइल का नाम क्या है, बना लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करते हैं और एक फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फाइल राइटर राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर और उसके अंदर हम लोग वो फाइल का नाम दे देते हैं कि मतलब इस फाइल के अंदर आपको डाटा राइट करना है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद बहुत सिंपल सा है, राइटर डॉट राइट। राइट एक मेथड होता है जिसको हमें कॉल करना है और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। आप इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर को भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हो, एक एरे को भी पास कर सकते हो। अगर आप सिंगल कैरेक्टर को पास करोगे तो वो एक एक कैरेक्टर आपका राइट होगा। एरे को पास करोगे तो पूरा का पूरा एरे एक साथ राइट हो गया। अगर आप स्ट्रिंग को पास करते हो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग राइट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तीनों मैकेनिज्म्स को यूज़ कर रखा है। राइटर आपका एक ओवरलोडेड मेथड है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 तरीके से मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्लश करना है तो हम लोग यहाँ पे फ्लश को कॉल करते हैं। फ्लश को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक फाइल मिल गई साइड में। अब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर वही दिख रहा है जो हमने वहाँ पे राइट करा था। जो भी डाटा हमने राइट करा था वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे राइट हो गया। तो ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स को राइट करा है। अगेन आप लोग यहाँ पे कोड को एक बार देख लो और समझ लो। अभी YouTube पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपका कोड बहुत फास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले तो सॉरी आप सब लोगों को अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो, बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है और अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप मेरा कोर्स देखो, चाहे किसी का भी कोर्स देख लो आप YouTube पे, अगर आप अपने हाथों से कोड नहीं लिखोगे तो आपको कैसे आएगा। जैसे मैथ्स होती है, हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्यूशन से कुछ नहीं होता, उसी तरीके से कोडिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, जो भी मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ, आपको खुद एक बार अपने लैपटॉप पे रन करके देखना है। अभी ये जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ ये सारा का सारा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड का लिंक आपको मिल जाएगा। आप मेरे कोड को जाके देख लो और अच्छे से समझ लो और एक बार खुद प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। कंसेप्चुअली हमें यहाँ पे सही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट मेथड को कॉल करना है। और ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू में ही कवर कर लिए थे कि बफर क्या होता है, राइट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, आईओ एक्सेप्शन है, फलाना ढिमाका। अब उन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे कोड लिख रहा है। कोड में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, फाइल ऑब्जेक्ट बना रखा है, ट्राई विथ रिसोर्स लगा रखा है और फ्लश कर रखा है सबसे एंड में। अब हमने यहाँ पे जो फाइल राइट करी है हम इसको एक बार रीड करते हैं। तो अगेन रीड करने के लिए हमें यहाँ पे सही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड मेथड को कॉल करना है। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइल राइट करी है हम उसी को रीड करते हैं। रीड करने के लिए अगेन हमारे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड मेथड को कॉल करना है। यहाँ पे हम लोग फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। ट्राई लिखा मैंने, उसके अंदर ब्रैकेट लगाया, फाइल रीडर, रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर,
कौन सी फाइल को रीड करना है वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रखा है। फाइल नेम हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रखा है। अब रीडर के अंदर आपके पास एक मेथड होता है रीड मेथड भी आपका ओवरलोडेड मेथड है। या तो आप कैरेक्टर बफर को रीड कर सकते हो या फिर सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हो। रीड मेथड आपके कैरेक्टर को रीड करता है लेकिन वो आपको इंटीजर रिटर्न करता है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनकोडिंग डिकोडिंग होती है तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर नंबर होता है, तो वो हमें इंटीजर रिटर्न करता है। हम उसको कैरेक्टर में कास्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, इंटीजर रीड इज इक्वल टू -1। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू -1 है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे डू वाइल लूप लगाना है। डू वाइल लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर रीड मेथड को कॉल कर रहा हूँ और उसको इंटीजर वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी मेरे को इंटीजर वेरिएबल मिला है उसको मैं एज इज यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और उसको कैरेक्टर में कास्ट करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। इंटीजर को आप डायरेक्टली इस तरीके से कैरेक्टर में कास्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मान लो a लिखा हुआ है तो a का करस्पॉन्डिंग इंटीजर होता है 65, तो आपको 65 मिलेगा और वो a में कास्ट हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता कि 65 है a का? ये एक्चुअल में है ना आस्की टेबल में लिखा हुआ है। मेरे को कोई आस्की टेबल याद नहीं है। जैसे जैसे मैंने कोड लिखना शुरू करा, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करी, वैसे वैसे ये एकदम मसल मेमोरी बन जाती है। इसीलिए आप लोगों को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। कोड इसका बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो सब कुछ आ जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे लूप के अंदर रीड कर लिया, उसको राइट भी कर दिया और फिर लूप की टर्मिनेशन कंडीशन लगाते हैं। टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी आपकी? जब तक आपका इंटीजर वेरिएबल -1 नहीं है तब तक आपका लूप चलता रहे। जैसे ही आपकी फाइल खत्म हो जाएगी वहाँ पे हमको -1 मिलेगा, तो आपका लूप बंद हो जाएगा वहाँ पे जैसे ही -1 मिलेगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब हम वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले जो साइड में फाइल बनी हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है। सबसे पहले हमारी फाइल वहाँ पे राइट हो गई और उसी फाइल को हमने यहाँ पे रीड करा और कंसोल में दिखा दिया कि क्या आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा और खुराफाती काम करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। जो मेरे को यहाँ पे फाइल राइट हो रही है ना वो वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और फाइल को ओपन करता हूँ और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ। कुछ भी मैंने एडिशनल वहाँ पे चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पे राइट करने का जो प्रोग्राम है वो कमेंट हो रखा है, तो हम सिर्फ रीड करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे नई चीज़ें लिखी हैं फाइल के अंदर वो भी आपको रीड होके मिलना चाहिए। तो हम लोग वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को अगर हम दोबारा रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखो हमको मॉडिफाइड चेंजेस भी यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट्स बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर इनको लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अभी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक गजब चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो हम इतना सारा कोड लिख रहे हैं, बॉयलर प्लेट कोड, एक्चुअल में तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारे पास कुछ होता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कोड लिखने के लिए। तो आप फिलहाल इनको समझ लो, कंसेप्ट्स को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कोड लिखना है वो हम वीडियो के एंड में समझेंगे। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि किसी नेटवर्क पर डाटा को कैसे रीड करना है उसको समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि रीड करने का, राइट करने का, इनपुट आउटपुट करने के फंडामेंटल कंसेप्ट सेम होते हैं। हमें बस प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ता है अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास इमेजिन करो कि गूगल का आपको एक पेज है। अगर मैं google.com ओपन करता हूँ तो हमें ये वाला पेज देखने को मिलता है। यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके कम्युनिकेशन होता है। HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको ऊपर और नीचे मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल को नहीं समझना, इस वीडियो में तो नहीं समझना। अगर आपको समझना है तो अलग से वीडियो है, उसको आप जाके देख लो। हमें यहाँ पे सिर्फ इस पेज के डाटा को रीड करना है और अपने कंसोल पे राइट करना है। हमें बस इतना सा काम है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास है और मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। इंटरनेट पे जो भी पेजेस होते हैं वो सारे के सारे पेजेस आपके एक URL से आइडेंटिफाइड होते हैं। अब URL क्या होता है, वेब के फंडामेंटल्स क्या है, इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो URL है google.com का एक URL है। मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस URL के ऊपर जो भी डाटा है मुझे उसको रीड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। URL भी आपकी जावा में एक क्लास होती है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकता हूँ, डाटा को रीड कर सकता हूँ, कनेक्शन ओपन कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे URL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। URL इज इक्वल टू न्यू URL। कंस्ट्रक्टर में मैंने वो लिंक पास कर दिया जो मैंने कॉपी करा था। अब क्या करना है, मुझे कनेक्शन ओपन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्शन ओपन करूँगा आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होके आपके प्रोग्राम से गूगल के सर्वर तक कनेक्शन ओपन हो जाएगा।
तो कनेक्शन ओपन करने के लिए यूआरएल क्लास के अंदर एक मेथड होता है ओपन कनेक्शन, हम उस मेथड को यूज़ करते हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये HTTP यूआरएल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, तो हम इसको HTTP यूआरएल कनेक्शन में कास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। HTTP के अंदर गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट ऐसे टाइप की रिक्वेस्ट होती है, हमें यहाँ पे गेट सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड सेट कर देता हूँ गेट, ठीक है। उसके बाद गेट करने के बाद हमें यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम को एक्सेस करना है। तो कनेक्शन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक मेथड होता है गेट इनपुट स्ट्रीम। जैसे ही मैं गेट इनपुट स्ट्रीम को कॉल करूँगा, हमें एक इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी। इस तरीके से हमें मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी लाइनों का कोड है, इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इस यूआरएल पे जो भी डाटा है मुझे वो रीड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करा। जैसे ही मैंने कनेक्शन को ओपन करा, वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया और आपके प्रोग्राम से गूगल के सर्वर तक एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद उस कनेक्शन के ऊपर इनपुट स्ट्रीम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। इस इनपुट स्ट्रीम में जो भी डाटा है मुझे वो रीड करना है, एज ए स्ट्रिंग में उसको रीड करना है और मुझे यहाँ पे कंसोल पे राइट करना है। तो इनपुट स्ट्रीम में मेरे को जो भी डाटा मिला है, उस डाटा को मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट मेथड बना लेते हैं, कन्वर्ट इनपुट स्ट्रीम टू स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है मेरे पास इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रीम के अंदर आपको पता ही है कि एक रीड मेथड होता है। हम रीड मेथड को कॉल करेंगे तो हमें वहाँ पे इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर को मैं कैरेक्टर में कास्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर SB = न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। उसके बाद मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, जिस तरीके से हमने पहले लूप लगाया था डू वाइल, वही सेम लूप लगाना है। यहाँ पे लगाया मैंने यहाँ पे लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पे रीड मेथड को कॉल करता हूँ। रीड मेथड को जैसे ही मैं कॉल करूँगा, मुझे एक इंटीजर मिलेगा वहाँ पे, उसको मैंने इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर दिया और उस इंटीजर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर में राइट कर दिया, अपेंड कर दिया, मतलब कास्ट करके। और ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको -1 नहीं मिलता, जब तक कि आपकी एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं आती। जब तक स्ट्रिंग में डाटा है, रीड करते रहो, उसको स्ट्रिंग बिल्डर में राइट करते रहो। फाइनली मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर टू स्ट्रिंग कॉल करके सभी चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मेथड से रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक बार कोड को ध्यान से देख लो, समझ लो कंसेप्चुअली इसके अंदर क्या हुआ है। मैं आपको एक बार दोबारा समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कनेक्शन ओपन करा। कनेक्शन ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम मिली। इनपुट स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स सिंटैक्स यूज़ करके एक्सेस कर रहे हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। उसके बाद उस इनपुट स्ट्रीम के अंदर जो भी डाटा है उसको मैंने स्ट्रिंग में रीड कर लिया और हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिल गई। उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे कंसोल पे राइट कर देता हूँ। रेस्पॉन्स फ्रॉम गूगल सर्वर = जो भी मेरे को रेस्पॉन्स मिला है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। फाइनली इसके बाद एक्चुअल में जो इनपुट स्ट्रीम है वो तो आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे जो कनेक्शन ओपन करा है हमें उसको भी क्लोज करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास एक मेथड होता है डिस्कनेक्ट, हम उसको यूज़ करते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन को, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये आउटपुट है क्या। ये एक्चुअल में आपका एक HTML पेज है, HTML आउटपुट है ये। तो जो भी इंटरनेट पे जो भी वेब पेजेस होते हैं उसको HTML यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। और जो ब्राउज़र्स होते हैं वो उस HTML को रेंडर करके हमें इस तरीके से दिखाते हैं। जब हम ब्राउज़र में google.com खोलते हैं तो हमें इस तरीके से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो डाटा होता है वो इस तरीके से होता है जो हमें नीचे कंसोल में दिख रहा है। तो इनपुट आउटपुट करने का कंसेप्ट सेम है। जैसे ही हमें इनपुट स्ट्रीम मिली, हमने उस पर रीड मेथड कॉल करके डाटा को रीड कर लिया, स्ट्रिंग में राइट कर दिया और उस स्ट्रिंग को हमने कंसोल में राइट कर दिया। उसके ऊपर जो 2 लाइनों का कोड है, URL और ओपन कनेक्शन, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम से गूगल के सर्वर तक कनेक्शन बनाने का मैकेनिज्म है। जब हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने HTTP को यूज़ करा है। HTTP आपका स्टैंडर्ड है, अगर आपको इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना है तो HTTP प्रोटोकॉल को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। अगर थोड़ी सी एडवांस्ड है आप लोगों के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के बताओ, मैं पर्सनली आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करते हैं।
हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अगर आप करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा आपको एक फाइल है, उस फाइल को आपको रीड करके एक दूसरी फाइल में राइट करना है। इसका आपको कोड लिखना है, फाइल की कॉपी बनानी है। कंप्यूटर में कॉपी बनाने के लिए तो हम लोग सिंपल सा Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं, लेकिन इसका कोड कैसे लिखोगे हम उसको ज़रा लिख के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोड के अंदर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेन क्लास है और मेन मेथड है। हमें फाइल को रीड करना है और फाइल को राइट करना है। तो रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और राइट करने के लिए एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फाइल को राइट करना है और फाइल को रीड करना है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। यहाँ पे रीड मेथड को कॉल करना है और जो भी डाटा हमें रीड होके आया है वो सेम डाटा को हमें राइट करना है। ये आपका कंसेप्चुअल ओवरव्यू है प्रोग्राम का। जो भी आपको कोड लिखना है आपको यही कोड लिखना है। दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं फाइल को रीड राइट करने के लिए और एक पे रीड कॉल करना है और उसी को राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं जिस भी फाइल को हमें रीड करना है। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज फाइल है, मेरे को उसको रीड करना है और उसकी कॉपी बनानी है। बना लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा। ट्राई लिखने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इस तरीके से बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फाइल का पाथ दे रखा है। सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक अलग से पाथ दे देता हूँ जो उसकी कॉपी है, मतलब फाइल की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डू वाइल लूप लगाना है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। बना लिया और फिर मैं यहाँ पे डू वाइल लूप लगाता हूँ। डू के अंदर मैं यहाँ पे रीड मेथड को कॉल करता हूँ। रीड होके मुझे जो भी डाटा मिला है उसको मैं एज इज यहाँ पे फाइल में राइट कर देता हूँ। फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने राइट मेथड कॉल कर दिया और ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको -1 नहीं आ जाता। टर्मिनेशन कंडीशन आपकी है -1 और सबसे एंड में यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद क्या होगा, सिंपल सा आपकी फाइल रीड हो गई और यहाँ पे राइट हो गई। और यहाँ पे एक चीज़ और है, हमें यहाँ पे सबसे एंड में फ्लश करना है। तो हम यहाँ पे फ्लश कर देते हैं, आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर फ्लश कॉल कर देता हूँ मैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद आप यहाँ पे देखो आपकी फाइल जो है साइड में अवेलेबल है। जो भी मेरी इमेज फाइल थी वो कॉपी हो गई और यहाँ पे एक नई फाइल बन गई मेरे पास। तो जितना भी कोड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारा का सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो कोड के अंदर तो आप पर्सनली एक बार कोड को रन करने का ट्राई करो और उसको समझो, अपने लैपटॉप पे रन करने का ट्राई करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो एज यूजुअल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने वाला हूँ। ये हो गया हमारा एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज डन। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास जो फोल्डर होता है, आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी बना सकते हो, एक फोल्डर के अंदर आप फाइल भी बना सकते हो, वो दूसरे फोल्डर के अंदर आपके पास अलग से फाइल्स हो सकती हैं, फोल्डर हो सकता है। तो ये आपको एक तरीके से ट्री बन जाता है। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें आपके पास एक पाथ है, मतलब आपके पास एक फाइल सिस्टम का पाथ है और आपको उस पाथ के अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी डायरेक्टरीज हैं, सभी डायरेक्टरीज को आपको लिस्ट करना है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट्स यूज होंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिकर्शन यूज़ करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मेथड्स को कॉल करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना मेथड लिखना चालू करते हैं। मेथड का नाम क्या दें? मेथड का नाम हम लोग क्या रखें? वॉक। वॉक मतलब कि चलो, उस पाथ के ऊपर जो भी है आप चलते रहो और लिस्ट करते रहो। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फाइल रूट इज इक्वल टू न्यू फाइल और मैंने जो पाथ आया है आर्ग्यूमेंट में उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। फिर फाइल क्लास के अंदर एक मेथड होता है लिस्ट फाइल्स। उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो आपको लिस्ट फाइल्स मेथड कॉल करके मिल जाएगा। डायरेक्टरी होगी तो डायरेक्टरी मिल जाएगी, फाइल होगी तो फाइल मिल जाएगी और आपको यहाँ पे एक फाइल एरे मिलता है। मिल गया। अब हमें इस एरे के ऊपर लूप चलाना है। लूप चलाना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कौन सा लूप यूज कर रहे हैं? फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपकी फाइल है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा system.out.println करना है दिस इज ए फाइल और फाइल का पाथ लिख दिया। एल्स कंडीशन में अगर आपकी फाइल डायरेक्टरी है तो क्या करना है, हमें इसी मेथड को दोबारा कॉल करना है और उस डायरेक्टरी के अंदर अलग से कोई भी फाइल हो, कोई भी डायरेक्टरी हो तो वो फिर से उस मेथड के अंदर आएगी और इस तरीके से आपका रिकर्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो अगेन फाइल क्लास के अंदर एक मेथड होता है ये पता लगाने का कि ये डायरेक्टरी है या नहीं है, तो हम उसको यूज करते हैं। इफ फाइल इज डायरेक्टरी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे वॉक
को कॉल कर दिया, सेम मेथड को आपने रिकर्सिवली कॉल कर दिया और उसके अंदर उस डायरेक्टरी का पाथ पास कर दिया। रिकर्शन खत्म होने के बाद आप यहाँ पे system.out.println लिख दो कि दिस इज ए डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का पाथ। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट है, मेथड कंप्लीट है। अब हम इस मेथड को कॉल करते हैं अपने मेन मेथड से। तो मेन मेथड से इसको कॉल करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं है, वॉक आपको कॉल करना है और यहाँ पे आपको एक रूट पाथ देना है। तो मैं यहाँ पे अपना सिस्टम का पाथ दे देता हूँ इस तरीके से। तो कंसेप्चुअली आप एक बार इस प्रोग्राम को देख लो, समझ लो इसके अंदर हो क्या रहा है। हमारे पास जो एक पाथ है, रूट पाथ है, जो हमने मेन मेथड दे रखा है, वो आपका जाएगा सबसे पहले वॉक मेथड में और उस फोल्डर के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, वो लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उस सारी फाइलों के ऊपर लूप चलेगा। अगर वो फाइल है तो वो एज इज प्रिंट हो गई, अगर वो डायरेक्टरी है तो वापस से रिकर्शन में गया आपका फंक्शन और वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर अगेन जो भी फाइल्स होंगी वो लिस्ट हो जाएंगी। और इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट ना कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करोगे तो आप यहाँ पे देखो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। जो भी आपकी फाइल है आपको फाइल मिल गई, जो भी आपकी डायरेक्टरी है वो आपको डायरेक्टरी मिल गई। इस फोल्डर के अंदर जो मैंने यहाँ पे पाथ दे रखा है उसके अंदर ये सारी फाइलें हैं, ये सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पे आपको इमेज देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सी फाइल से कौन सी फोल्डर है। वो सेम चीज को आप यहाँ पे कंसोल पे मैच कर सकते हो। जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे डायरेक्टरी की तरह आया है, जो फाइल है वो यहाँ पे फाइल की तरह आया है। इसको भी आप एक बार अपने घर पे लैपटॉप पे रन करने का ट्राई करो और समझो, कंसेप्ट को सीखो। रिकर्शन यूज हुआ है, फाइल क्लास को यूज करा है और कुछ नहीं करा, सिंपल सा हमने लूप चलाया है। ये 3-4 चीज़ों को तो हम लोग आराम से समझ ही चुके हैं। फाइल क्लास क्या होती है, रिकर्शन कैसे चलाते हैं, बस हमने उन सबको कंबाइन करके एक यहाँ पे कंबाइंड प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम को लिख के मैंने यहाँ पे कुछ अचीव कर लिया। छोटे छोटे जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे थे वो सारे कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पे यूज़ करा और एक बड़ा काम कर लिया हमने। दिस इज़ वाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोड आपका हमेशा लेगो सेट की तरह काम करता है। छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर आप बड़े कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हो कंबाइन कर करके। जैसे लेगो सेट में आप छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करके बड़ा कुछ बना लेते हो, उसी तरीके से। इसके बाद आप लोगों के लिए भी कुछ होमवर्क है। यहाँ पे मेरे पास 2-4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। ये इनपुट आउटपुट के रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इनको सॉल्व करना है और अपना कोड लिख के देखना है। अगेन इसका कोड भी मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है। कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हमने जितना भी कोड लिखा है सारा का सारा कोड आपको अवेलेबल है। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। अपने लैपटॉप पे रन करने का ट्राई करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, रन करो, दोबारा देखो वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट हैं ये। अब हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम लोग अभी वो करते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट्स के बारे में बात करी है ये आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं, जैसे मैं एडोबी में काम कर रहा था, ऊबर में काम करता था मैं, तो वहाँ पे हम लोग इतने लो लेवल का कोड नहीं लिखते। जैसे अगर मुझे फाइल को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे मैंने 10 लाइनों का कोड लिखा हुआ है। अब आप खुद इमेजिन करो कि फाइल को कॉपी करने का तो कितना सिंपल सा यूज़ केस है। बहुत लोगों को नीड पड़ती होगी फाइल को कॉपी करने की। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जावा की एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो पहले से ही इस टाइप का कोड लिख के हमें अवेलेबल करा देते हैं। हमें उस कोड को यूज़ करना होता है। तो जब हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ मुद्दे की बात करनी होती है। मुद्दे की बात क्या है? फाइल को कॉपी करना, दैट्स इट। अब फाइल को कॉपी करने के लिए अगर आपको यहाँ पे 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ रहा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। इसके लिए आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके पास एक लाइब्रेरी होती है अपाचे कॉमन्स IO। अपाचे आपका एक ओपन सोर्स फाउंडेशन है। अपाचे के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने काफका का नाम सुना है तो वो भी अपाचे का है। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स होते हैं। तो ये लाइब्रेरी है, ये भी ओपन सोर्स है, हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको फाइल को कॉपी करना है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे फाइल को कॉपी करने के लिए। यहाँ पे मुझे लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्राई वगैरह 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 वो सब मैंने नहीं लगाया, एक्सेप्शन हैंडलिंग वो सब पहले से हो रखा है इसके अंदर। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक मेथड को कॉल करना है और सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल का पाथ देना है बस। तो ये वाली फाइल यहाँ कॉपी हो जाएगी। तो
तो इस तरीके से हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिन लाइब्रेरीज को हम अपने प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। हम पर्सनली कभी भी इस लेवल का कोड नहीं लिखते जो आपको यहाँ पे फाइल को कॉपी करने में दिख रहा है। मैंने तो पर्सनली हमेशा लाइब्रेरीज को यूज़ करा है और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ डेवलपर कम्युनिटी को, सब लोग ऐसा ही करते हैं और ये काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। हमारे को ऑलरेडी अगर किसी ने कोड लिखा हुआ है और वो कोड हम अगर अवेलेबल है तो हम उसको यूज़ करेंगे ना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझ लिया और जब हम एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम वहाँ पे इस टाइप का कोड नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पे लाइब्रेरीज को यूज़ करने वाले हैं। जैसे एज्यूम कर लो कि आपको फाइल को रीड करके क्लाउड पे सेंड करना है, तो आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपका फाइल को रीड करना और क्लाउड पे सेंड करना। तो उसके लिए आप लूप लगाओ, ये करो वो करो, 4 काम करो। उससे सिंपल है कि आप इनपुट स्ट्रीम का आपके पास ऑब्जेक्ट है और आप वो इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को किसी लाइब्रेरी में पास कर दो और वो अपने आप क्लाउड पे राइट करती रहेगी। कैसे करना है हम लोग आगे समझेंगे। आज की वीडियो में तो हम लोग नहीं समझने वाले। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जावा कोर्स के सारे वीडियोस आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल पे तो आप कंटेंट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू।